नमस्कार। आज हम जानेंगे दिल्ली की लैंड पूलिंग पॉलिसी के बारे में। आखिरकार क्या है लैंड पूलिंग पॉलिसी, क्या है इसकी खासियत और क्या है इसकी मुख्य खामियां। हम यह भी जानेंगे कि किस प्रकार एक किसान इस पॉलिसी से जुड़ा हुआ है, इस पॉलिसी का कालचक्र क्या रहा है, कब यह पॉलिसी शुरू हुई और समय के साथ इसमें क्या बदलाव आए। हम यह भी जानेंगे कि किसान के लिए यह पॉलिसी किस प्रकार खास है, इस पॉलिसी की आज 2020 में वर्तमान स्थिति क्या है, और एक किसान और इस पॉलिसी के लागू होने के बाद इस पॉलिसी का और एक किसान का क्या भविष्य होने वाला है। एक किसान इस पॉलिसी से क्या खोने वाला है या उसको किन किन चीज़ों का लाभ होने वाला है। एक किसान की ग्रामीण संस्कृति और उसकी परंपराओं का क्या भविष्य होगा, कैसे हम इसके लिए प्रयासरत हैं, यह भी हम जानेंगे। और यह भी जानेंगे कि किस प्रकार एक किसान दूसरे किसान के साथ एकजुट होकर मिलकर इस पॉलिसी को अपने हित में कर सकता है। सबसे पहले मैं बता दूं कि RWA झुलझुली टीम, साइकिल इंडिया टीम और हमारा भविष्य संभव टीम यह वीडियो आप तक लेके आ रही है और कोशिश कर रही है कि आप इस पॉलिसी के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जान पाए। सबसे पहले हमें समझना होगा कि शहरीकृत क्षेत्र, अर्बन एरिया क्या होता है। इसकी परिभाषा कुछ इस प्रकार है। सरकारी आंकड़े बताते हैं कि अगर आपके क्षेत्र की जनसंख्या 5,000 से ज़्यादा है और उस जनसंख्या का 75% से ज़्यादा पुरुष वर्ग आर्थिक गतिविधियों के लिए कृषि के अलावा किसी और क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, तो उस क्षेत्र को शहरीकृत घोषित किया जा सकता है। इसके अलावा हमें यह भी समझना होगा कि किस प्रकार परिवार के धीरे धीरे बड़े होने से और खर्चों के बढ़ने से हमारी जमीनें किस प्रकार धीरे धीरे करके छोटी होती जा रही है और पूरा परिवार किस प्रकार खेती के लिए इसी जमीन पर निर्भर है। हमें यह भी जानना है कि हमारे दादा परदादाओं ने सामलात जमीन जो अपने खेतों में से कटवाई थी और जिसे बाद में ग्राम सभा बोला जाने लगा, उस जमीन के किस प्रकार हम गैर कागजी हिस्सेदार हैं और किस प्रकार वो जमीनें आपसे धीरे धीरे करके छीनी जा रही है। महत्वपूर्ण बात यह भी है कि लाल डोरे के अंदर रहने वाले जो इन जमीनों के मालिक हैं वो किस प्रकार छोटे छोटे घरों में रहने के लिए मजबूर हैं, किस प्रकार उनको सुविधाओं से वंचित किया जा रहा है, किस प्रकार आज भी लाल डोरे के अंदर सुविधाएं नहीं दी जा रही है, उनके डेवलपमेंट और रीडेवलपमेंट का कोई भी सोच नहीं रहा है। दूसरी ओर सरकार कच्ची कॉलोनियों पे इतना ज़्यादा काम या खर्चा कर रही है। सबसे पहले हम जानते हैं 2007 में मास्टर प्लान 2021 की बात की गई। 2009 में इन्हीं पे सरगर्मियां तेज हुई और एक मसौदा लाया गया। 2013 में यह मान लिया गया कि लैंड एक्विजिशन एक्ट गलत है और 2015 में 2013 के एक्विजिशन एक्ट को ख़त्म करने के बाद यह बात मानी गई कि अब से आगे का रास्ता लैंड पूलिंग पॉलिसी के माध्यम से ही होगा। 2018 में इस पॉलिसी के नियम निर्धारित किए गए कि किस प्रकार इसके नियम होंगे और किस प्रकार आगे यह बढ़ेगी, और आज 2020 में यह पॉलिसी की वर्तमान स्थिति क्या है वो हम जानेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं 2007 से 2009 के बीच में जब मास्टर प्लान की बातें बाजार में घूम रही थी, सरगर्मियां थी, तब आपके क्षेत्र की जमीनों को बड़े बड़े ग्रुप खरीद रहे थे और इन जमीनों का रेट लगभग 25 लाख से लेकर 3 करोड़ तक जा रहा था। सीधी सी बात यह है कि किसान के को उस समय अवेयर नहीं किया गया कि उसकी जमीन का मास्टर प्लान में क्या रोल होने वाला है, तो बहुत सारे किसानों को अपनी जमीन से सस्ते में ही हाथ धोना पड़ा। किसानों को इस बारे में ज़्यादा अवेयर नहीं किया गया, तो उस वजह से कई करोड़ों रुपए की घोटाले और ठगी भी की गई। हालांकि पॉलिसी के लागू होने के बाद इस पॉलिसी के विषय में जानकारी देने के लिए कुछ एक कैंप जरूर DDA द्वारा लगाए गए। सबसे पहले जान ले कि इस पॉलिसी का सबसे पहला मसौदा 2009 में आया था, जब इसमें नियम रखा गया था कि विकासकर्ता के पास लगभग 100 एकड़ प्लस माइनस 15% इतनी जमीन होनी चाहिए तभी वो विकासकर्ता बन सकता है। उस समय FAR 200 रखा गया था और इस FAR का लगभग 15% इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए रिजर्व रखा गया था। इसमें ग्रोस रेजिडेंशियल का प्रतिशत आपके सामने है, कमर्शियल इंडस्ट्रियल ये सारी चीजें आपके सामने हैं। यहाँ पर DDA और विकासकर्ता के बीच में भागीदारी 71 और 29% की रही है। इसमें ध्यान देने लायक चीजें यह है कि किसी भी किसान के पास 70 या 100 एकड़ जमीन नहीं हो सकती, ना ही उसके पास इतना पैसा हो सकता है कि वो औरों की जमीन खरीद कर विकासकर्ता या भूस्वामी बन सके। तो इस पॉलिसी के पहले मसौदे में तो साफ था कि यहाँ पे डेवलपमेंट बिल्डर के माध्यम से ही किया जाएगा।
यहाँ पर एक्स्ट्रा डेवलपमेंट चार्ज के बारे में उसकी कीमत नहीं बताई गई, बस ये बताया गया कि विकासकर्ता को यह देना होगा। चेंज लैंड यूज के लिए अतिरिक्त पैसा नहीं देना होगा, यह बात उसमें लिखी गई। इस पॉलिसी में क्या चीजों या क्या मुद्दे नहीं उठाए गए, किन मुद्दों को संबोधित नहीं किया गया, वो थे कि आपकी ग्राम सभा भूमि का विकास किस प्रकार होगा, आपकी गांव की आबादी जहां लाल डोरे में आप रहते हो उसके डेवलपमेंट और रीडेवलपमेंट का प्लान क्या होगा, किसान अपना जीवन यापन क्या करेंगे, और सबसे महत्वपूर्ण जो किसान भाई जिनके पास जमीनें कम है या जो भूमिहीन है उनके भविष्य के लिए प्रशासन क्या करेगा, उनका भविष्य क्या होगा, पॉलिसी उनको किस प्रकार आगे का रास्ता दिखाएगी। हमारे जो संस्कृति है, गांव की सभ्यता है, जो हमारा भाईचारा है, उसको बचाने के लिए, उसको सहेजने के लिए इस पॉलिसी में कुछ नहीं लिखा गया। और परिणाम यह हुआ, जानकारी के अभाव में और किसानों को अलग प्रकार के विकास के सौपन दिखा के बड़े बड़े बिल्डरों ने आपसे आपकी जमीन खरीद ली, और होते होते यह हुआ कि वर्तमान स्थिति में 30 से 35% किसान गांव के इस पॉलिसी में अब हिस्सा ही नहीं ले सकते थे। ये हमारे कल्चर, सभ्यता, संस्कृति की तस्वीरें हैं जो काफ़ी अलग है, काफ़ी विविधताओं से भरी हुई है। हमारे खेल, हमारी रुचियां, हमारा नाच गाना काफ़ी एक दूसरे से अलग होते हैं। इसी क्रम में दूसरा मसौदा 2013 में बन के आया। इसमें अब 20 हेक्टेयर से ज़्यादा भूमि रखने वाला व्यक्ति या किसान विकासकर्ता बन सकता था, और दूसरी श्रेणी में 2 हेक्टेयर भूमि से 20 हेक्टेयर भूमि वाले किसान भी विकासकर्ता श्रेणी में आ गए थे। इस समय एफएआर लगभग 400 रखा गया, और 15% इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए फ्लैट या कहीं जगह रिजर्व रखी गई। इसमें ग्रोस रेजिडेंशियल को 53% श्रेणी 1 में, लेकिन श्रेणी 2 में इसका 10% उसको डीडीए को देना था। इसी प्रकार कमर्शियल में 2% श्रेणी 2 में डीडीए को देना है, लेकिन श्रेणी 1 में कुछ नहीं देना है। औद्योगिक में, इंडस्ट्रियल के लिए 4% डीडीए, यहाँ पे 4% डीडीए। तो ये आपके सामने डाटा हमने रखा है, लेकिन इसमें ध्यान देने लायक चीजें क्या हैं वो हम आपको बता दें कि इससे पहली पॉलिसी में लगभग 100 एकड़ जमीन वाला ही बंदा या व्यक्ति विकासकर्ता बन सकता था, लेकिन अब वो रूल हटाकर 20 हेक्टेयर वाला, लगभग 40 एकड़ जमीन वाला व्यक्ति या किसान भी विकासकर्ता बन सकता है, और दूसरी श्रेणी में 2 हेक्टेयर से 20 हेक्टेयर वाला किसान भी विकासकर्ता बन सकता है। लेकिन जो दूसरी श्रेणी में किसान आते हैं या विकासकर्ता आते हैं, उनको अपनी जमीन का, ये देखिए जैसे 10% यहाँ डीडीए को देना पड़ा, 2% यहाँ डीडीए को देना पड़ा, लगभग 12% हिस्सा डीडीए को चार्ज करना पड़ा या डीडीए को देना पड़ा। इस पॉलिसी में भी एक्स्ट्रा डेवलपमेंट चार्ज के बारे में कुछ ज्यादा बताया नहीं था, और इस पॉलिसी में पिछली पॉलिसी के अनुसार ही या कहीं पिछली पॉलिसी के जैसे ही ग्राम सभा, गांव की आबादी, भूमिहीन किसान, गांव की सभ्यता, संस्कृति, इन सब चीजों के भविष्य के लिए कुछ नहीं लिखा गया। और इसी दौरान यह चीजें और इसी दौरान हम देख रहे थे कि दिल्ली में अवैध निर्माण बढ़ रहा था, और प्रशासन ने इसके खिलाफ या इसको रोकने के लिए भी कोई ठोस कदम नहीं उठाए। निष्कर्ष क्या हुआ कि 2015 में केंद्रीय मंत्रिमंडल का दोबारा अनुमोदन होता है और इसमें बदलाव की मांग की जाती है। 2018 में नई पॉलिसी आती है जिसमें काफी सारे बदलाव होते हैं, और यह पॉलिसी आपके सामने वर्तमान में है। इसमें हुआ क्या कि जिनके पास 5 एकड़ से या 2 हेक्टेयर से कम जमीन है, उनसे छोटे किसान आपस में कंसोर्टियम बना सकते हैं। यहाँ पे 70% समीपवर्ती भूमि, कंटिगुअस लैंड की पहली बार बात की गई। यहाँ पर 70% भूमि की, कंटिगुअस लैंड की भी बात की गई। इसमें एफएआर पहले 400 था, उसको घटा के बाद में 200 कर दिया गया। डीडी और विकासकर्ता के बीच हिस्सेदारी कुछ इस प्रकार थी, ये आपके सामने है कि आपकी ग्रोस रेजिडेंशियल 53% में रहेगी, कमर्शियल 5% में, ये औद्योगिक के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए, ये पीएसपी के लिए, ये सारी चीजें आपके सामने रखी गई। यहाँ भी 15% इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को अलॉट होना था या दिया जाना था। ध्यान देने लायक चीजें यह है कि इससे छोटे और मंझले किसानों को हिस्सेदार बनाया गया, उनको भी कंसोर्टियम के माध्यम से इसमें आने का रास्ता दिया गया। एक्स्ट्रा डेवलपमेंट चार्ज के बारे में यहाँ पर क्लियर कट कुछ नहीं बताया गया, बस समीक्षा बैठकों में यह बताया गया कि लगभग यह 1 करोड़ से 2 करोड़ के बीच में हो सकता है, लेकिन ये बातें पॉलिसी में नहीं लिखी गई, और हो सकता है इसके पीछे कारण यह है कि किसान को यह तब तक ना बताया जाए जब तक जरूरत ना हो, ताकि किसान इस पॉलिसी में अपना इंटरेस्ट बनाए रखें।
और इस पॉलिसी का निष्कर्ष क्या हुआ कि डीडीए के 2020 फरवरी के न्यूज़लेटर में हमने देखा कि अलग अलग जोन में कितनी कुल जमीन है या टोटल जमीन कितनी है और उसमें से कितना क्षेत्र पूल कराया गया। और हम ओवरऑल देखें तो लगभग 35,000 एकड़ में से लगभग 6 या 6,500 एकड़ ही आपके सामने पूल कराई गई। तो किसानों ने इस पॉलिसी में इन शर्तों के साथ ज़्यादा रुचि दिखाई नहीं और बदलाव की तरफ देखा। ये अब हम आपसे डिस्कस करेंगे कि 2018 की पॉलिसी में क्या बड़ी खामियां हैं। सबसे बड़ी खामी कि आपकी ग्राम सभा जमीन, जो आपके खेत को आपके प्राइवेट रास्ते लगते हैं, निजी रास्ते हैं, कुएं हैं, आपके ट्यूबवेल हैं, उन पे जो आपने जमीन दी है, उन चीजों के बारे में ज्यादा कुछ रखा नहीं है या ज्यादा कुछ लिखा नहीं है कि उनका क्या होगा। जैसे आपके पानी के खाड़ का रास्ता है, उसका क्या होगा, उसका नहीं बताया गया। साथ में किसानों के जीवन यापन किस प्रकार होगा, यह नहीं बताया गया। और सबसे बड़ी बात, जिन लोगों के पास, जिन किसान भाइयों के पास अपनी जमीन नहीं है या जो 74/4 के हिस्से या 74/4 पर कृषि करते हैं, उनका भविष्य क्या होगा उस बारे में नहीं बताया गया। यह नहीं बताया गया कि लाल डोरे का विकास किस प्रकार होगा। लाल डोरे का रीडेवलपमेंट के बारे में यहाँ कोई बात नहीं लिखी गई। लाल डोरे के अंदर जो जनसंख्या समय के साथ बढ़ती है, उस जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए, वहां पर सुनियोजित विकास कराने के लिए यहाँ पर कोई ज्यादा बात नहीं लिखी। गांव की जो हमारा अलग कल्चर है, सभ्यता है, संस्कृति है, रुचियां हैं, उनको सहेजने के लिए, बचाने के लिए कोई ज्यादा बात नहीं लिखी गई। दोस्तों, एक महत्वपूर्ण चीज यह है कि जोनल प्लान, पहले जोनल प्लान बताया गया था और यह बोला गया था कि आपके गांव की जो चार दीवारी है या कहे जहां पे आपके गांव का लाल डोरा है, उससे आगे आपके गांव की भविष्य की जरूरतों को पूरा करने के लिए 100 मीटर का दायरा या ग्रीन बेल्ट छोड़ी जाएगी, जिसमें आपके गांव की भविष्य से में होने वाली जरूरतों को पूरा किया जा सके। पर यह एक महत्वपूर्ण चीजें हैं, क्या 100 मीटर दायरा आपके आने वाली 25 से 50 साल की जरूरतों को पूरा कर पाएगा? कम्युनिटी सेंटर, खेल के मैदान, लाइब्रेरी, पार्क, हॉस्पिटल, क्या सारी चीजें उस 100 मीटर के दायरे में आपके पास आ पाएगी? इसमें देखने लायक चीजें यह है कि पूरी जो आपके सामने कंसोर्टियम बना के रख दी है, उसमें डीडीए क्यों नहीं आ रहा है? डीडीए आपसे एक तरह से अनऑफिशियली यह तो बोल रहा है कि करोड़ों में आपको ईडीसी भरना पड़ सकता है, लेकिन उसमें डीडीए आ क्यों नहीं रहा है? डीडीए आपसे आपकी जमीन का 40% हिस्सा रख रहा है, लेकिन डीडीए आपके लिए कहीं भी जवाबदेही दे नहीं रहा है। ये काफी प्रश्न चिन्ह उठाता है डीडीए के दोहरे रवैये पे। एक चीज और ध्यान देने लायक है कि 2009 में एफएआर 200 रहा है, 2013 में बढ़ाकर 400 कर दिया गया है। हुआ क्या कि 2009 में जमीन की कीमतें कम रही, लेकिन जब 2013 में एफएआर 400 कर दिया गया तो जमीन की कीमतें अचानक बढ़ गई और अचानक दुगनी की तरफ हो गई, क्योंकि अब यहाँ पर डबल आबादी बसाई जानी थी। लेकिन 2018 में एफएआर 200 कर दिया गया दोबारा से, और आपके सामने है कि जमीन की कीमतें फिर कम हो गई। अब बात यह है कि ये 200 400 कल को दोबारा 400 की जा सकती है। तो आज जिन किसान भाइयों ने अपनी जमीन को दूसरों को दे दिया है, तो उनको किस प्रकार फायदा या उनके नुकसान की भरपाई किस प्रकार की जाएगी कि आपकी जमीन को कम रेट पे खरीदा गया और बाद में नियमों को चेंज करके महंगा कर दिया गया। इसमें एक महत्वपूर्ण चीज यह है कि जब एफएआर 400 हुआ करता था तो डीडी आपसे 40% जमीन की मांग करता था, मतलब यहाँ पे ज्यादा आबादी बसाई जानी थी। लेकिन जब एफएआर को घटा के आधा कर दिया गया, कहने का मतलब एक तरह से ये है कि अब आधी आबादी इस क्षेत्र में बसाई जानी है, तो डीडीए को 40% जमीन की आवश्यकता क्यों है? उनकी सुविधाओं के लिए क्यों इतनी जमीन चाहिए? जब आबादी ही आधी रह गई तो उस आधी आबादी के लिए सुविधाएं भी तो आधी चाहिए। तो क्यों ना इस 40% का 20% किया गया, क्यों नहीं किया गया? ये जोनल प्लान के बारे में मैंने आपको बताया था, ये वो ग्रीन बेल्ट है, ये वो बाउंड्री है जिनको आपके लिए या आपके गांव के या लालडोरे के विकास के लिए छोड़ा जाना था। लेकिन जैसे ही सेक्टर प्लान आया तो आपकी गांव की जरूरतों के लिए जो ग्रीन बेल्ट छोड़ी गई थी वो गायब कर दी गई। डीडीए के अनुसार इसमें क्या खासियत है? लैंड पूलिंग पॉलिसी के शुरू होने के बाद ही जमीन की कीमतें बढ़ जाएंगी। जो आधारिक संरचना है, सार्वजनिक सुविधाएं हैं, उनकी जो हम व्यवस्था कर रहे हैं यहाँ पर, स्कूल, डिस्पेंसरी, तो उन सब चीजों से जो सुविधाएं होगी, रोड, हॉस्पिटल, पार्क फैसिलिटी, उनसे भी आपकी जमीन महंगी होगी। साथ में आपका क्षेत्र विकसित होगा, डेवलप्ड एरिया कहलाएगा। विकास प्रक्रिया में इस पॉलिसी के माध्यम से किसान भी भागीदार बन पाएंगे और इससे ऐसे ही परिणाम की आशा है जिससे विश्व स्तरीय स्मार्ट सिटी, ये सब चीजें बनाई जा सके, आपका अच्छे से डेवलपमेंट किया जा सके। ये सारी चीजें आपकी स्क्रीन पे हैं जो डीडीए आपको साफ साफ कहता है।
लेकिन इन सब चीज़ों में ध्यान देने लायक बात यही है कि ये सब सुविधाएं जब आपकी जमीन पर, भूमि पर आ जाएंगी, लागू हो जाएगी, बननी शुरू हो जाएगी, तभी आपकी जमीन महंगी होगी, उसकी कीमतों में वृद्धि तभी होगी। तो सीधी सी बात यह है, अगर आज किसान अपनी जमीन को किसी और को दे देता है तो वो इन सब चीजों का उतना फायदा नहीं उठा पाएगा जिसके लिए लैंड पूलिंग पॉलिसी बनाई गई थी। अब इसमें सीधी सीधी बात, साफ स्पष्ट बात यह है कि किसान जब तक अपनी जमीन को अपने पास होल्ड करके रखता है तभी वो उससे अच्छा पैसा कमा पाएगा, इस विकास प्रक्रिया में भागीदार बन पाएगा। मैं आशा करता हूं कि आपने इस वीडियो के माध्यम से काफी कुछ जाना होगा। अभी काफी कुछ बच गया है, इस पॉलिसी की और भी बड़ी कमियां हैं जो बच गई है, तो हम वो कमियां नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ जल्दी ही लेके आएंगे। मैं संभव टीम का, RW झुलझुली का और साइकिल इंडिया फाउंडेशन टीम का धन्यवाद करता हूं। आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो देख के काफी कुछ जानने को मिला होगा। धन्यवाद।